आपस में हमारा सिलेक्शन होता है, कोई बीच से निकलता है, तो एक जो मोटिवेशन और प्रेरणा की जो भावना आती है कि नहीं, अगर हमारे साथ का हमारा दोस्त, हमारा साथी कर सकता है, तो हम भी कर सकते। दे वाज़ सो हैप्पी। और उनकी खुशी का मैं इज़हार ऐसे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 4 महीने का मैंने क्रॉनिकल की जो पतली वाली मैगज़ीन आती है, उस पर ध्यान दिया था। और साथ ही में मैंने प्रहार मैगज़ीन ऑप्शनल हटा, हुँ, हुँ। तो ये एक चांस भी था और एक मैं कहता हूँ दुर्भाग्य भी हो सकता है। ज्योग्राफ़ी के लिए एनसीईआरटी को ही एकदम पूरी तरीके से रखा। थीसिस के लिए उसको यूनियन बजट और स्टेट का जो बजट है, वो दोनों को देख लें, साथ ही इकोनॉमिक सर्वे को भी देख लें। चीज़ के चैलेंजेज़ हैं एंड सजेशंस हैं, वो सब कुछ वहीं पे पॉइंट्स में दे रखा है, तो उसी पॉइंट्स को मैंने बस एलेबोरेट करके थोड़ा-सा लिखने की कोशिश की थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीपीसीएस का जो फाइनल रिजल्ट जो कल आया था, उसी कड़ी में हमारे साथ आज टॉपर हैं, जो कि यूपीपीसीएस टॉपर हैं, जिनसे हम उनकी पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हर यूपीपीसीएस एस्पिरेंट या यूपीएससी एस्पिरेंट उसको झेल रहा होता है, उस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई सर। थैंक यू। तो सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? जैसा कि मैं सुल्तानपुर ज़िले का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से ही हूँ। और मेरा एजुकेशन में मैंने बीए कर रखा है और साथ ही मैंने अपना एमए कर रखा है। और मेरी अभी डिप्टी जेलर पद पर सिलेक्शन हुआ है। ओके। जी। तो अभी आपकी जो यूपीपीसीएस की जर्नी थी, कब से स्टार्ट? मेरी यूपीपीएससी की जर्नी जो है वो 2019 से स्टार्ट हुई थी, बिफोर ओके, कोविड पीरियड। और अभी तक जारी है और होपफुल हूँ कि आगे भी जारी रहेगी। ओके। जी। तो ये ऐसी क्या-क्या घटनाएँ आपकी प्रिपरेशन के दौरान घटी जो कि आप उन्हें शेयर करना चाहेंगे? अ, सबसे पहले तो मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि जैसे जब हम प्रिपरेशन में आते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कभी कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। सो मैं इसमें ये होना चाहिए कि जैसे मेरे साथ भी यही सेम चीज़ें हुई थी। कभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, फिर कभी-कभी ऐसा लगता था कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एंड वी शुड बी एंगेज्ड विद क्लोज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनके साथ हम खुलकर बात कर सकें। बहुत ही कोई ऐसा ना हो कि प्रेशराइज़ ना हो, उस तरीके से हम अगर रहेंगे, तो हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत ही अच्छा होगा। और साथ ही हमारी जो प्रिपरेशन का जो आउटपुट होता है, दैट वुड बी बिगर एंड बेटर। आपका मीडियम कौन-सा था इसमें? जी, मेरा मीडियम तो हिंदी था। हिंदी था। जी। अब हिंदी आपकी बार हिंदी का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है। जी। तो ये आप बताइए, जैसे यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट कल शाम ही आया था, तो फैमिली का एंड फ्रेंड सर्कल का क्या रिस्पॉन्स था? अ, दे वाज़ सो हैप्पी। और उनकी खुशी का मैं इज़हार ऐसे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो हम आपस में हमारा सिलेक्शन होता है, कोई बीच से निकलता है, तो एक जो मोटिवेशन और प्रेरणा की जो भावना आती है कि नहीं, अगर हमारे साथ का हमारा दोस्त, हमारा साथी कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। ये जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, दिस इज़ ह्यूज एंड दिस इज़ ग्रेट। तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? जैसे आपने कॉल करके बताया, आप रिज़ल्ट किसने देखा था आपका? मेरा रिज़ल्ट एक मेरे बहुत ही करीबी एंड प्रिय मित्र ने देखा था। और फैमिली का जो रिस्पॉन्स था, दे वर सो हैप्पी। अ, उनको पहले तो जैसे कि मैंने पापा को बताया, फिर मैंने मम्मी से बात करी। एंड दे वर, जैसे कि मैं बता नहीं सकता, दे वर बहुत हैप्पी थे वो। कॉलिंग पे जो पहला वर्ड था, वो क्या रिएक्शन था? वो पहला वर्ड आप बताइए। बस जैसे कि नॉर्मली हमारी कन्वर्सेशन होती है विद ग्रीटिंग्स, सो दैट वाज़। एंड बस ये रहा कि क्या हुआ, क्योंकि हुँ। दे वर होपफुल कि रिज़ल्ट में कुछ होगा। देन मैंने उन्हें बताया कि डिप्टी जेलर पर हुआ है। तो वो खुश थे, बट थोड़ी-सी जो एक्सपेक्टेशन होती है माँ-बाप हाँ। की कि बच्चा और भी आगे जाए, तो वो थी। बट आफ्टर ऑल दे वर सो हैप्पी। हम देखते हैं कि प्रिपरेशन करने के टाइम लंबी जर्नी हो जाती है प्रिपरेशन करते-करते। तो कहीं न कहीं से प्रेशर आने लगता है, एक हमारी सोसाइटी जो कि नेगेटिव कमेंट करने लगती है। उस पे आपने कैसे, अगर आपके साथ ऐसा हो, तो आपने उसको कैसे सॉर्ट आउट किया? देखिए, जैसे कि अगर कोई भी बच्चा प्रिपरेशन में आता है, चाहे किसी भी प्रिपरेशन में आता है कॉम्पिटिशन के इस दौर में, तो उसके ऊपर सोशल प्रेशर बहुत होता है। तो मेरे साथ भी ये था, लेकिन मेरी फैमिली का जो सपोर्ट था और मेरे मित्रों का जो सपोर्ट था, लाइक मेरे पापा, उन्होंने कभी भी
निराशा नहीं मानी और उन्होंने हमेशा पेशेंस के साथ ही सपोर्ट बनाए रखा और मेरी मम्मी जो हैं उन्होंने भी अपना सपोर्ट पूरी तरीके से बनाए रखा और साथ ही जैसे कि गांव के परिवेश से होने के वजह से जब बच्चा घर से दूर रहता है तो वो एक चैलेंजिंग होता है माँ बाप के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो आई थिंक मेरे माँ बाप और मेरे दोस्तों ने और मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया एंड दैट वाज अ फैक्टर, अ की फैक्टर कि मैं आज यहाँ पर इस पद तक पहुँच पाया हूँ। काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें अलग-अलग तरीके के कमेंट आते हैं सोसाइटी जैसे कि अब इतना बड़े हो गए हो, शादी की एज हो गई है, जॉब नहीं है, तो ऐसा कोई आपकी लाइफ में आया? देखिए मैं दरअसल बात ये है कि पापा का मोटिव ये था, पापा का पहले से भी ये है कि देखिए जब शादी होती है वो तो एक ऐसी चीज़ है ना कि जब कोई आएँगी या फिर कोई आए किसी के आप घर जाएँगे तो जो इंडिपेंडेंस होती है फाइनेंशियल एंड वो कहते हैं ना आत्मनिर्भर वाला कॉन्सेप्ट, वो ज़रूरी है। आप स्वावलंबी रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से जीवन निर्वाहन भी कर पाएँगे। तो वो ज़रूरी है और शादी का जो प्रेशर होता है वो सोसाइटी की तरफ से होता है, उसका हम कुछ हद तक रीज़नेबल जस्टिफ़िकेशन दे सकते हैं और कभी-कभी ये होता है ना कि नॉर्मली हम लोग टाल-मटोल करते हैं कि नहीं अभी नहीं थोड़ा-सा गार्जियन से टाइम माँग लेते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं और करते भी हैं तो ये ज़रूर होता है। तो अभी आप एक एस्पिरेंट से एक अफ़सर बन गए हैं, अब कैसी फीलिंग आप खुद अपने आप में ले पा रहे ये तो बहुत ही ह्यूमंगस फीलिंग है एंड बहुत ही हैप्पीनेस है और साथ ही एक चैलेंज भी है कि एज अ डिप्टी जेलर मेरी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना। सो आई थिंक एंड होप कि मैं अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरीके से अच्छे से फुलफ़िल कर पाऊँ और जो भी ड्यूटी असाइन होती है, मैं उस पे खरा उतरूँ। हैं? ओके, आई होप हमें आशा है आप खरा उतरेंगे। जी, जी, बिल्कुल, कोशिश तो यही है पूरी। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन धीरे-धीरे हो रहा है कि आपकी जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी थी, वो किस तरीके की थी? उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आए प्रिपरेशन के दौरान प्रीलिम्स के? देखिए पहले तो जो मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे प्रीलिम्स के, उसमें मैं थोड़ा-सा मिसगाइडेड था। बट जब मेरे मित्र का मैंने बताया आपको कि उनका प्रीलिम्स हुआ था, तो फिर उनसे मैंने हेल्प ली कि आप ये बताइए कि प्रीलिम्स कैसे फ़ोकस किया? तो जैसा कि उनका आउटपुट था कि प्रीवियस ईयर पे सबसे अच्छे एनालिसिस करिए उसका और साथ ही करंट को फ़ॉलो करके चलिए और तो आपका हो जाएगा। मुझे सीसेट में दिक्कत नहीं थी, तो मुझे जीएस पे फ़ोकस करना था, तो मैंने उस पर फ़ोकस किया जैसे कि घटना चक्र का प्रीवियस ईयर आता है, तो मैंने उस पर ध्यान दिया और करंट के लिए मैंने आई दृष्टि और मंथली मैगज़ीन को लास्ट के 4 मंथ्स के उनको फ़ॉलो किया था। टेस्ट सीरीज़ कितना ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए स्पेशली? टेस्ट सीरीज़ मैंने सॉल्व करी थी लगभग 15 से 20 ओके। 15 से 20 क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे प्रीलिम्स से पहले। आई थिंक उतना मेरे लिए इनफ था एंड होप कि अगर आपका एक्यूरेसी ठीक है, बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक नहीं हो रही हैं, तो आप 15-20 में इनफ है। उतने में आप चीज़ें क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो आपकी नॉलेज टेस्टिंग का तो होता नहीं है। उसमें ऐसा तो है नहीं कि वही सेम क्वेश्चन्स आएँगे, आप जितने मल्टीपल लगा लेंगे तो उतना बेटर होगा। ये होता है कि एक्यूरेसी चेक एक्यूरेसी करने के लिए और विदिन टाइम आप कर पा रहे हैं कंप्लीट कि नहीं कर पा रहे हैं पेपर, ये होता है उसमें। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं कन्फ्यूज़ रहते हैं करंट अफ़ेयर्स को लेकर। तो जी। करंट अफ़ेयर्स क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? उसके लिए कोई आप मैगज़ीन सजेस्ट करना चाहेंगे? आपने कौन-सा क्या यूज़ किया? क्या सोर्स आपने यूज़ किया? देखिए मैंने यूपीपीएससी के लिए तो पर्सनली केवल आई दृष्टि पे फ़ोकस किया क्योंकि वार्षिक समरी मिल जाती है और 4 महीने का मैंने क्रॉनिकल की जो पतली वाली मैगज़ीन आती है, उस पर ध्यान दिया था। और साथ ही में मैंने प्रहार मैगज़ीन यूपीपीसीएस 1 ने निकाली थी, उसमें उन्होंने कंपाइलेशन किया था, काफ़ी क्विक टाइम में रिवीज़न हो जाता था, तो मैंने उसको भी फ़ॉलो किया था। और साथ ही जैसे कि और जैसे यूपीएससी के स्तर पर अगर हम क्योंकि साथ में पढ़ाई तो हाँ। चलती रहती है दोनों में तो उसके लिए मैंने ओनली आईएएस का जो डेली का एडिटोरियल होता है, उसे रेगुलरली फ़ॉलो किया। तो उससे थोड़ा इनपुट मिलता रहता था कि नेशनल या फिर इंटरनेशनल पे या फिर क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट होती रहती थी। यहीं साथ में बात कर लें मेंस को लेकर, तो जी। मेंस की आपकी क्या स्टडी क्योंकि मेंस का जो पिछली बार का जो पैटर्न था चेंज हो चुका था हुँ। 2023 में। तो उसका आपका कैसा अनुभव रहा और कैसे आपने तैयार किया कम टाइम में जो ऑप्शनल को हटाकर पेपर 5-6 रख दिया गया, उसको कैसे कम टाइम में तैयार किया? देखिए जैसा कि जब ऑप्शनल हटा हुँ, तो हुँ।
ये एक चांस भी था और एक मैं कहता हूँ दुर्भाग्य भी हो सकता था। देयर वाज़ एक ही सिक्के के दोनों पहलू थे हाँ, इसमें दोनों कि अच्छा भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता था। तो जैसा कि मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन जब यूपी स्पेशल ऐड हुआ, तो इसमें एक फ़ायदा मेरे लिए ये था कि ये एक न्यू सिलेबस था। सबके लिए ओपन लेवल प्लेइंग फ़ील्ड थी और ये हुआ कि अगर मैं डिटरमिन होके थोड़ा-सा एफ़र्ट लगा लेता हूँ और चीज़ों को बेहतर कर लेता हूँ, तो संभवतः जो सिलेक्शन के चांसेज़ हैं, वो बढ़ जाएँगे। तो मैंने इस टास्क को अचीव करने के लिए अ, एक स्पेसिफ़िक मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने उसके अलावा किसी और बुक हुँ, पढ़ा नहीं था। तो मैंने उसके लिए टेस्ट वर्ड की उन्होंने लास्ट में बुकलेट निकाली थी हुँ, पेपर 5 और 6 की, तो मैंने उसे फ़ॉलो किया था और उसके जो शॉर्ट नोट्स वो तो पहले से ही शॉर्ट है, पहले बट मैंने उसमें भी शॉर्ट बनाने की कोशिश की थी, जैसे मैपिंग थी उसको मैंने एकदम समराइज़ करके बनाया था। तो मैंने केवल उसी का रिवीज़न किया और मल्टीपल टाइम्स किया। काफ़ी अच्छा था, जी, मैंने भी देखा बिल्कुल। था, मैंने भी यूज़ किया है उसको। जी। तो और एसए के लिए क्या किया था? इसके बारे में बता दीजिए। एस्से के लिए तो मैंने जैसे कि बहुत ज़्यादा इतना तो नहीं लेकिन प्रीवियस ईयर के जो एसेज थे, उनको देखा था और साथ में कुछ कोट्स जैसे कि हाँ, लेकिन कोटेशन पे कन्फ्यूज़ ज़्यादा रहते हैं यूपीएस में। देखिए कोटेशन का तो मैं ये कहूँगा कि मैं हिंदी साहित्य में और मुझे इतनी रुचि तो नहीं रही है कभी। लेकिन ये है कि जब मैं कभी-कभी अगर कोई लाइन्स 4 लाइन्स लिखना चाहता था, तो वो मैं लिख लेता था। तो जैसे कि अभी इसी बार आया था वृद्धजन के लिए उसमें निबंध था। तो मैंने जो इंस्टेंट होता है ना आशु कवि वाली हालत जो होती है कि वहाँ पे बैठ के खुद से ही अपनी खुद से ही बना 4 लाइनें लिखना, तो मैंने वो करा था। हाँ, कुछ मैंने कोटेशंस याद भी कर रखी थी, तो मैंने दोनों तरीके से ये किया था। पेपर फर्स्ट के लिए आप क्या पेपर स्ट्रैटेजी थी आपकी? पेपर फर्स्ट आप कहेंगे हिंदी के लिए या फिर जीएस फर्स्ट? जीएस फर्स्ट से। जीएस फर्स्ट। जीएस फर्स्ट के लिए देखिए मैंने हिस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा इतना एफर्ट नहीं लगाया था, एनसीईआरटी के थ्रू ही चला था जैसे कि उसमें था मॉडर्न वाली और साथ ही में मैंने ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी को ही एकदम पूरी तरीके से रखा था और बस उसमें जैसे कि और कुछ ऐड करना होता था तो वो मैं कर लेता था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का वो अच्छे से एनालिसिस। ज्योग्राफी के लिए कोई एडवांस बुक आपने नहीं पढ़ी, केवल एनसीईआरटी एनसीईआरटी? जी, ईमानदारी से मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है। बस मैंने एनसीईआरटी पढ़ी क्योंकि उसमें जो रेशियो है हुँ, हुँ। यूपीपीएससी में, वो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। आप एनसीईआरटी आपने पढ़ी तो यहाँ पे ये भी कन्फर्म कर दीजिए किस क्लास से लेके किस क्लास तक की आपने एनसीईआरटी को पढ़ा? अ, मैंने केवल 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है। वेरी अपनी जब प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी ज़रूर थी, हुँ। लेकिन लास्ट में जब मेरा ये जो भी दौर था, ये 2023 का, इसमें मैंने केवल 11th क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो किया। अब बात करें जीएस सेकंड पेपर को तो उसको आपने कैसे तैयार किया? जीएस के सेकंड पेपर के लिए तो मैंने घटना चक्र का जो शॉर्ट नोट्स था, पॉलिटी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, सोशल जस्टिस के लिए मैंने वहाँ से उठाया था और आईआर के लिए मैंने मंथली मैगज़ीन से ही जैसे कि विज़न की आती है, उसमें हुँ। से कुछ पॉइंट्स कट आउट कर रखे थे, कोई इम्पोर्टेंट रिलेशंस थे, तो उसको देख लिया था। बस इतना ही था उसमें तो। पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ़ लक्ष्मीकांत वाली जो भी थी नोट्स, उसी में से कुछ पॉइंट्स जैसे उन्होंने क्या रख कर के रखा है कि अगर किसी चीज़ के चैलेंजेज़ हैं एंड सजेशंस हैं, वो सब कुछ वहीं पे पॉइंट्स में दे रखा है, तो उसी पॉइंट्स को मैंने बस एलैबोरेट करके थोड़ा-सा लिखने की कोशिश की थी। क्या लगता है जो एडवांस बुक हैं वो इम्पोर्टेंट हैं या फिर एनसीईआरटी किस रिसोर्स को पकड़ना चाहिए? देखिए, शुरुआत तो हमें एनसीईआरटी से करनी पड़ेगी। अगर आप कोचिंग में नहीं हैं, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल पाए, तो आपको शुरुआत एनसीईआरटी से करनी पड़ेगी। हाँ, आगे चलकर आप हायर लेवल पर जा सकते हैं। हायर बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट है या फिर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स की एनालिसिस। अगर आपको लगता है कि आपके जो क्वेश्चन्स हैं, वो आपकी एनसीईआरटी से या फिर कहीं से भी बन जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। हाँ, अगर कोई 1-2 क्वेश्चन्स ऐसे आ रहे हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए और फिर आप लिमिटेड सोर्स को मैक्सिमम आउटपुट के साथ ही करिए। जी, हमारे कुछ मित्र हैं जो कि 2024 में प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा? किन पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए या फिर ज़्यादा जोर उस पे ज़्यादा दें? देखिए अभी हमारे पास लगभग 50 दिन का समय हाँ, है, अभी है 45 डेज़। तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लें और साथ ही करंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और जो आने वाला बजट है पीसीएस के लिए,
उसको यूनियन बजट और स्टेट का जो बजट है वो दोनों को देख लें, साथ ही इकोनॉमिक सर्वे को भी देख लें। इनसे पॉइंट्स जैसा कि 23 में क्वेश्चंस बने थे, तो अगर देख के जाएँगे तो वो बेटर ऑप्शन होंगे इकोनॉमी के लिए। राइट। जी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया।